हेलो क्लास 11th। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में या और एक्सप्लेनेशन दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया कि कोई भी लाइट अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी से फॉल होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी थी वो बताया था मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी अगर उस फ्रीक्वेंसी से जो लाइट फॉल हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो एक रिलेशन मैंने बताया था आपको कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और उसकी जगह मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट लाया था एच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होता है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा तो वो बाइंड भी होगा, है ना। तो उसकी एनर्जी जो होगी वो उसके पास बाइंडिंग एनर्जी भी रहेगी भाई, बाइंडिंग एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। दूसरा, जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो वो मोशन में भी आएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी करेगा, इस वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होगी। यानी टोटल एनर्जी जो होगी वो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। तो मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या एनर्जी होगी, वो किस एनर्जी से मूव करेगा। तो यहाँ जो एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच नो, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर लिया E इज इक्वल्स टू एच नी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिस्पेक्ट में। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमारा न्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो जिस फ्रीक्वेंसी से वो बाइंड हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो फ्रीक्वेंसी दी है न्यू नॉट, तो मैंने एच न्यू नॉट ले लिया और काइनेटिक एनर्जी के ही। इसको इधर शिफ्ट करेंगे अगर हम लोग राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिली, एच कांस्टेंट कॉमन ले लिया, आपको क्या मिला एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखिए केसेस की बात करते हैं, इसमें 3 केसेस होते हैं, किस वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कब नहीं होगा। अगर हमारा न्यू नॉट की वैल्यूज़ कम है न्यू से, अगर न्यू की वैल्यू ज़्यादा है न्यू नॉट से, तब हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी मुझे, और उस समय हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, उस समय इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं होंगे। सिमिलरली अगर न्यू की वैल्यू कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो न्यू नॉट हमने इस्तेमाल किया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग ओमेगा नॉट या डब्ल्यू नॉट आप बोल सकते हो। यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल किया है आप देख सकते हो, ओमेगा नॉट इज ऑल्सो एच न्यू नॉट। तो ये हमारा वर्क फंक्शन होता है और इस वर्क फंक्शन की यूनिट हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर इस चीज़ को वर्क फंक्शन या कोई आप वर्क बोल सकते हो, वर्क है जूल में एनर्जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो 1.6 × 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 2.5 × 1.6 × 10⁻19 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, जो क्वांटम थ्योरी है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, उसने ये बताया कि कोई भी रेडिएशन है और कोई भी रेडिएशन अगर फॉल होती है किसी मेटल सरफेस पे, तो वो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर फॉल होगी तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा और तभी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे होगी। जब काइनेटिक एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस सरफेस से। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेनेशन दिया था थ्रेशोल्ड वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी को कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सभी लोग जानते हो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद विच अ लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन एनी मेटल सरफेस, या when electrons are ejected from the metal surface when the suitable frequency minimum frequency of light falls on any metal surface। किसी भी मेटल सरफेस पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जो लाइट फॉल होती है और उस समय जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, अब इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है टॉपिक मेरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। चलिए हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे जब भी, तो
स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रा का मतलब होता है बैंड ऑफ लाइट या और बैंड ऑफ कलर्स या बंच ऑफ कलर्स आप बोल सकते हो, या आप कह सकते हो स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू वेरियस कलर्स और कलर बैंड्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। जो आप पढ़ते हो स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू वेरियस कलर्स और कलर बैंड्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। जैसे आप लोग ने पढ़ा था विबग्योर में, विबग्योर एक हमारा जो है विजिबल रीजन में लाई करता है, और कोई भी लाइट रे अगर फॉल होती है, जैसे क्या होता है कोई जब अक्सर क्या होता है कि जब बारिश होती है तो कुछ कुछ बारिश के समय अगर अचानक से हमारा अगर रेनबो आ जाता है, तो रेनबो आ जाने का रीज़न क्या है? जो लाइट है सन से जो लाइट आ रही है वो किसी भी सूटेबल पार्टिकल से उस पर फॉल होती है और वो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आप उसे विबग्योर बोलते हो। तो वहाँ पे क्या है, जो भी कलर्स हैं आपको विबग्योर मिलते हैं, इट इज़ द बंच ऑफ कलर्स जिसको हम लोग स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रा जो होता है, अब स्पेक्ट्रा इज़ द स्टडी ऑफ, जो भी हम लोग स्पेक्ट्रा, जो भी मुझे कलर बैंड मिल रहे हैं, जो भी कलर्स मिल रहे हैं, उसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेव के जो कलर है वो किस वेवलेंथ की है, क्या उसकी इंटेंसिटी, ये आप मेजर कर सकते हो, और इसकी स्टडी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, अब आप जो विबग्योर आपको जो मिलता है, जो आप कलर बैंड देखते हो विजिबल रीजन में, अब क्या होता है, जैसे वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के जस्ट बाद ब्लू, ब्लू के बाद जस्ट ग्रीन, ग्रीन के बाद जस्ट येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद, तो ये जो कलर्स हैं ये एक के बाद एक जस्ट अटैच्ड होते हैं। कोई भी कलर्स होंगे जो अटैच्ड होंगे, वो कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। कोई भी कलर्स ऐसा नहीं कि वायलेट है फिर कुछ गैप है, फिर इंडिगो, फिर कुछ गैप ब्लू, ऐसा नहीं है। आपको जो भी कलर्स होंगे जस्ट वन बाय वन ईच अदर, फॉलोड बाय ईच अदर, एक के बाद एक मर्ज रहते हैं, पर कोई भी अलग नहीं होते। तो बिना गैप के जो कलर्स आपको मिलते हैं उनको हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कोई भी बैंड, कोई भी कलर्स या कोई भी स्पेक्ट्रम या कोई भी रेडिएशंस जो जिनके बीच में किसी तरह का भी बैंड गैप ना हो, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो पार्ट होता है, देखिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में आप क्या देखोगे, अब देखिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं, दो रेडिएशंस मर्जेस विद ईच अदर, यानी इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आप यूजुअल जो बोल सकते हो इसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दो रेडिएशंस मर्ज विद ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब जो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आइए देखते हैं। ये आपका फिगर है, ये मैंने यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब लिया है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है, यानी वो जो गैस होगी उससे वो लाइट पास होगी। स्लिट लिया हुआ है, ये स्लिट है। स्लिट क्या करेगा, स्लिट आपका एक सिंगल वेव में, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में स्लिट क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। ये एक प्रिज्म मैंने यूज़ किया, प्रिज्म से लाइट डिफ्रेक्ट होंगे, और ये स्क्रीन है। स्क्रीन में कैसे कलर्स मिलेंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसी ही लाइट निकलती है हाइड्रोजन से, वो स्लिट से पास होती है प्रिज्म से, वो क्या होती है, वो डेविएट हो जाती है। डेविएट हुई तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह के बैंड गैप्स में, वायलेट, ब्लू, येलो, रेड, ठीक है, ये आपको बैंड गैप मिल जाते हैं, यानी बैंड्स मिलते हैं, कलर बैंड्स मिलते हैं। और ये जो कलर बैंड्स हैं इनके बीच में एक गैप होती है इस तरह की, ठीक है, ये गैप है, यानी दीज जो कलर्स हैं दे आर आफ्टर बैंड, यानी एक गैप के बाद एक दूसरा कलर। तो ये जो गैप की वजह से इसको बैंड गैप बोलते हैं, और इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब हमने जो भी लाइट लिया है, जो भी गैस ली है, उस गैस की वजह से जो कलर्स आपको मिल रहे हैं, तो ये कलर्स वही कलर्स ऑब्जर्व होते हैं जो उस पर्टिकुलर गैस में प्रेजेंट होंगे, वही कलर्स आपको ऑब्जर्व होंगे। तो आपको ये कलर्स ऑब्जर्व हो गए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको अगर सोडियम लाइट, येलो कलर की लाइट मिल रही है, आपको येलो लाइन मिली, तो अब ये येलो लाइन जब आपको मिली तो इसका मतलब क्या है, आप ये जानते हो कि जो सोडियम मेरा होता है वो उसका हमारा जो उसका वेवलेंथ है,
सॉरी जो वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर टू 589.5 नैनोमीटर के बीच में, और वो येलो कलर की लाइट है। ठीक, तो यहाँ जो लाइन मिला तो ये एक लाइन के फॉर्म मिला, तो यानी येलो कलर है तो आप समझ गए कि इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। सिमिलरली वायलेट है तो आपको पता चल गया इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। तो इस लाइन की वजह से, लाइन कलर्ड लाइन से आप समझ सकते हो, और इस वजह से हम लोग इसको लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। नाउ हर एक एटम का या हर एक स्पीशीज़ का अपना एक कलर का ऑब्जर्वेशन होता है। सोडियम है तो येलो, वायलेट है तो पोटेशियम, रेड है तो कॉपर। तो आप कलर से आइडेंटिफाई करते हो कौन सा एलिमेंट या कौन सा हमारा सब्सटेंस होगा या कौन सा हमारा यूनिट होगा। तो इस वजह से हम लोग इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्या कि जो भी लाइट हो, जो भी कलर्स होंगे, दे विल बी एब्जॉर्ब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन। हम एक यहाँ पे सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और जो भी आपका कलर होगा, जो भी आपका कलर है वहाँ पे है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपको वेरियस कलर लाइट बैंड्स जो भी मिलेंगी वो आपको मिल जाएंगी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे भी मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, स्लिट लिया, स्लिट से के बाद मैंने एक सॉल्यूशन यूज़ किया, और सॉल्यूशन से लाइट पास होकर प्रिज्म से फिर आपकी स्क्रीन पे मिलेगी। तो ये मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, स्लिट लिया, सॉल्यूशन, प्रिज्म, ये स्क्रीन है। अब क्या होगा, यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो सॉल्यूशन क्या करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी कलर्ड जो भी लाइट होंगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और केवल कुछ ही लाइट को वो एमिट करेगा। कुछ लाइट एमिट होंगी और वो स्क्रीन पे आपको प्रिज्म के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है कि ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको कलर दो डार्क बैंड्स मिलते हैं। अब ये डार्क बैंड्स आपको वहीं मिलेंगे जहाँ जो कलर आपका वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, जो भी सॉल्यूशन में आपका कलर एब्जॉर्ब हुआ है। तो इस वजह से वो भी क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने मान लीजिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम का कलर येलो है। तो यहाँ पे जब लाइट पास हुई और प्रिज्म से पास होकर आपको जो बैंड मिला, तो यहाँ पे आपको ब्लैक लाइंस मिलेंगी, डार्क ब्लैक लाइंस। तो यहाँ पे ये पता चला ये लाइट वहीं पे होंगी, उसी वेवलेंथ पे जाके आपको ब्लैक कलर लाइन देंगी जहाँ पे वो सोडियम का कलर आपको मिलता है। यानी सोडियम का जो वेवलेंथ है सोडियम का वेवलेंथ आपका नियर अबाउट 589 नैनोमीटर का है, तो उस वेवलेंथ पे वो लाइट वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो गई। तो यानी वो इससे पता चला कि वहाँ जो लाइट एब्जॉर्ब हुई वो येलो कलर की लाइट होगी, और वो लाइट एब्जॉर्ब हुई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और वहाँ पे वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पे सोडियम की वजह से जो येलो लाइट थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, और वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का बैंड मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब दोनों की वजह से आप एमिशन और एब्जॉर्प्शन में जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं, जिस वजह से आप इसको अलग मानते हो कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको हमेशा कलर्ड लाइंस मिलती हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको डार्क लाइंस मिलती हैं। अब देखिए एमिशन में क्या है, नो एब्जॉर्प्शन और सैम्पल इज केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ में किसी तरह का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ना ही वहाँ पे कोई सैम्पल ऑफ सोल्यूशन आप रख रहे हो बिटवीन द लाइट। और यहाँ पे क्या करते हो, हम एक सैम्पल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इन द पाथ ऑफ लाइट। अब ये जो था एमिशन स्पेक्ट्रम, ये फर्स्टली हम लोग हाइड्रोजन की वजह से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम की वजह से, और हाइड्रोजन का ही केवल आपके सिलेबस में है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और वेरियस जो हमारे साइंटिस्ट थे बामर, पास्चन, इन लोगों ने किस तरह अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया और इसकी स्टडी को हमारा आगे बढ़ाया। इसी में आप लोग रिड्सबर्ग के बारे में भी पढ़ोगे, रिड्सबर्ग कांस्टेंट एक टर्म आएगा, उसके बारे में जानेंगे, और फर्दर इसमें हम लोग फिर बोर्स के रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई आपको क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हो।